characteristics of land. First point here is land is a free gift of nature. क्या आप में से कोई ऐसा बोल सकता है सर मैंने जमीन बनाई, या जमीन पहले से ही है जब आप पैदा हुए, या उससे पहले से जब आपके पिताजी पैदा हुए, या उससे पहले से जब आपके दादा पैदा हुए, या पहले से ही जमीन है, राइट? ऐसे तो हमारे हिंदू शास्त्र में ये कहना है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी का निर्माण किया है, राइट? सो ब्रह्म कौन है? भगवान है। भगवान की दी हुई हर चीज क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. लैंड इज हेंस अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. इट इज फ्रीली अवेलेबल एंड फ्रीली गिवन बाय गॉड टू द ह्यूमंस, राइट? कोई यहाँ पे सवाल करेगा सर मैंने तो घर का प्लॉट लिया था 50 लाख रुपए, हमारे पिताजी ने एक प्लॉट लिया है घर का 50 लाख रुपए में, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? हम अभी मार्केट वैल्यू या अभी के सिनारियो की ये बात नहीं कर रहे, लेकिन जब भगवान ने हमें ज़मीन दी, जब इंसान का एवोल्यूशन हुआ, सब हुआ, उस वक्त तो ज़मीन फ्री में ही थी. वो बाद की अलग बात है कि इंसानों ने शहर बनाए, शहर में घर बसाए, प्लॉट बनाया, प्लॉटों की कीमत लगाई, राइट? बट बेसिक थिंग क्या है? बेसिक रूल क्या है? बेसिक थिंग रूल यही है कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ nature. Next, supply of land is fixed, right? You cannot increase or decrease the supply of land, right? जब हम छोटे थे स्कूल में तो हमें साइंस में कभी न कभी तुम्हें ग्लोब दिखाया होगा. उस ग्लोब के ऊपर सभी कंट्रीज के ऐसे मैप जो है वो उसके ऊपर थे, राइट? सो इन सभी मैप्स को अगर आप देखो, उस वक्त जो ज़मीन थी जब आप 10th में थे, उतनी ही ज़मीन आज ही उस ग्लोब पर है, राइट? यानी ग्लोब जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे या फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, जो जैसा था वो आज सीए फाउंडेशन के इस ईयर में आके भी ठीक उसी तरह से है. ना इस पे का लैंड कभी बढ़ा है ना कभी कम हुआ है, ना कभी ज़मीन जो है कभी बढ़ी है, ना ज़मीन कभी कम हुई है. सो इससे हमें क्या समझ में आता है? द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड. क्या बढ़ते जीडीपी के साथ हमारे देश की एरिया भी बढ़ती है, या फिर हमारे देश की एरिया सीमा उतनी ही है? सीमा मतलब बाउंड्रियाँ, ध्यान लगा, राइट? नहीं तो बोलेंगे सीमा, सीमा सुनते ही किसी को और कुछ ध्यान में आएगा. सीमा यानी बाउंड्री, राइट? हमारे देश की जितनी बाउंड्रीज है उतनी है. क्या जीडीपी के ग्रोथ के साथ हमारे देश की बाउंड्रीज भी बढ़ रही है, कम हो रही है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, बिल्कुल भी नहीं घट रही, राइट? So the supply of land is fixed. Next, land is permanent and indestructible power, right? मान लो ये कोई जमीन है, राइट? ये जमीन जो है पोखरन की जमीन है. ये कहाँ की है? ये पोखरन की. मूवी आई थी ना अभी पोखरन, आपने देखा ना? ये सब नो. पोखरन मूवी देखी कि नहीं देखी आपने? पोखरन ये मूवी है. पोखरन के अंदर जो है जॉन इब्राहिम हीरो है, जिसके अंदर बताया गया कि हमारे इंडिया ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यूक्लियर बम बनाया था, राइट? इस न्यूक्लियर बम को इस एरिया पर, इस पोखरन की इस खुली एरिया पर टारगेट किया गया था. जब ये टारगेट टेस्ट किया गया था, जब इसके ऊपर टेस्ट हुआ तो यहाँ पर ये जो ज़मीन थी ये धंस गई ज़मीन, और यहाँ पर एक बड़ा सा होल हो चुका है, राइट? जो आज भी वहाँ मौजूद है, राइट? लेकिन होल होने के बाद नीचे का जो सतह है वापस वो क्या है? सरफेस ही है, राइट? कभी ऐसा सुना है कि एक इंसान दुनिया की एक छोर से, एक साइड से खुदाई करता निकलता निकलता दूसरी ओर से निकल गया, राइट? उसने शुरुआत एक छोर से की, राइट, और दूसरी ओर से निकल गया. कभी ऐसा सुना है? नहीं ना. इसका मतलब क्या है? आप जितनी चाहे उतनी ज़मीन खोदो, अल्टीमेटली नीचे क्या रहनी है? ज़मीन ही रहनी है. अल्टीमेटली इन इकोनॉमिक्स, लैंड डज नॉट ओनली मीन्स द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट ऑल्सो मीन्स सरफेस बिलो एंड अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ. एंड नीचे जितना भी जाओगे तो अल्टीमेटली जो भी बचेगा वो क्या रहेगा? लैंड ही रहेगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट is land is a passive factor of production. Land is a passive factor of production. सिंपल सा है समझाने के लिए, राइट? जमीन जो है वो खुद से कुछ नहीं करती. जमीन से कुछ अगर प्रोडक्शन करना है तो यू हैव टू टेक एफर्ट्स, अदर प्रोडक्शन फैक्टर्स हैव टू टेक एफर्ट्स, राइट? लेट्स सी एग्जांपल. दिस इज 1 acre of agriculture, 1 acre of land, एग्रीकल्चरल लैंड, राइट? 1 एकड़ जमीन के ऊपर 20 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन का हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, राइट? लेकिन इस 1 एकड़ पर क्या ये सोयाबीन अपने आप आएगा? विल सोयाबीन ग्रो इन आर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड naturally? But of course no.
You have to take efforts, you have to do plowing, you have to do sowing, right? Then you have to apply fertilizers, you have to take care of the crop, then you have to provide proper water. After that you'll get a soybean crop, then you have to harvest, then you have to take the production. क्या जमीन खुद से ही पूरा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो खुद से देती है, या फिर किसान को जमीन के ऊपर मेहनत करके ही जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बनाना पड़ता है, राइट? बट ऑफ कोर्स किसान को मेहनत लेनी पड़ती है उस जमीन पर, तब जाकर वो जमीन, वो खेती की जमीन प्रोडक्टिव होती है। खेती ले ली तो अपने आप प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, खेती के ऊपर किसान को एफर्ट्स लेने होंगे, तब जाकर उस खेती की जमीन से उत्पादन या प्रोडक्शन होगा, राइट? सो नाउ दिस लैंड is a passive factors of production because land does not produce itself, right? Land is immobile, right? हम जिस एरिया में रहते हैं, ये मेरा जो घर है ये महाराष्ट्र के परभनी जिले में आता है, राइट? अभी हमारे यहाँ पर समर के अंदर जो है 45 डिग्री टेम्परेचर होता है औसतम एवरेज में, राइट? गर्मी बहुत है, थोड़ा चेंज चाहिए, इसलिए फिर मैं मेरा एक घर उठाकर शिफ्ट करके मनाली लेकर जाता हूँ, राइट? और चिल मारता हूँ, समर खत्म होने के बाद फिर से जो घर है परभनी में लाकर शिफ्ट कर देता हूँ। कैन यू शिफ्ट योर हाउस from your native city to Manali in the summer and bring back your house from Manali to your native place? Or you cannot move your house? But of course you cannot move your house. Why? Because land is immobile. What do you mean by mobile? Which can be moved from one place to another. Then what is immobile? That means it cannot be moved from one place to another. Piece of land cannot be moved. Land is immobile. Next, land has multiple uses. लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। ज़मीन की बहुत सी यूसेज है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? फैक्ट्रीज के लिए इसका ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके अलावा हम रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए करते हैं, राइट? सो देयर आर एन नंबर ऑफ यूसेस और यूसेज ऑफ लैंड। नेक्स्ट, लैंड इज हेटेरोजेनस। What do you mean by heterogeneous? Where two things are different, it is called as heterogeneous, right? मान लो ये दो जमीन के टुकड़े हैं आजू बाजू में, ये जमीन का टुकड़ा है राम का और ये जमीन का टुकड़ा है श्याम का, राइट? दोनों की एरिया जो है 1 एकड़ की है, राइट? दोनों की एरिया जो है 1 एकड़ की है, लेकिन राम की इस 1 एकड़ के अंदर इसके पास यहाँ पर वेल है, कुआं है, राइट? और इसका जो सॉइल है ये जो है ब्लैक सॉइल, राइट? और ये जो है ब्लैक सॉइल नहीं है, इधर मिक्स है ब्लैक सॉइल में, राइट? मुरूम ज़्यादा है और वेल वगैरह की सुविधा वगैरह भी नहीं है, राइट? वेल का मुद्दा, वेल है यानी यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ वेल यानी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट? सो इस वजह से क्या ये दोनों लैंड, पीस ऑफ लैंड सेम है, आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? दिस बोथ पीस ऑफ लैंड आर डिफरेंट। सो इस वजह से राम की इस एकड़ में से 20 क्विंटल अगर सोयाबीन का प्रोडक्शन निकलता है तो शाम के इसमें से 10 क्विंटल निकलता है। अगर ये होमोजेनस होते तो हर एक एकड़ से 20 क्विंटल प्रोडक्शन आना चाहिए था, यानी राम के इससे भी 20 और शाम के इससे 20, राइट? लेकिन राम की 1 एकड़ जमीन दे रही है 20 क्विंटल का प्रोडक्शन, शाम की जमीन दे रही है 10 क्विंटल का प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जमीन का एरिया उतना है लेकिन जमीन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, जमीन में वाटर अवेलेबिलिटी अलग है, जमीन में सॉइल क्वालिटी अलग है। इस वजह से हम कह सकते हैं दोनों ही पीस, राइट, दोनों ही पीस ऑफ लैंड भले ही आजू बाजू में रहो बट बोथ द पीस ऑफ लैंड आर डिफरेंट। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं हेटेरोजेनस, यानी मीन two pieces of land are different from each other, hence land is heterogeneous, right? Is this point clear? So here we end the discussion on land. Next point here is labor. All the physical or mental efforts exerted to produce the goods and services for a consideration is called as labor, is called as labor, right? अगर मैं वर्ड बोलता हूँ लेबर, नॉर्मली कौन? हमाल, कूली, राइट? इन लोगों के नाम सामने आते हैं,
बोले भाई ये लेबर है, ये लेबर वर्क करता है, राइट। लेकिन लेबर यानी ऐसा नहीं दोस्तों, लेबर इज एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स और मेंटल एफर्ट्स taken or exerted towards producing the goods and services, towards producing the goods and services is called as labor. हाँ या ना दोस्तों? राइट। तो लेबर क्या है? लेबर किसी भी तरह का फिजिकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट, हमाल, कूली, राइट, ये सब लोग, रिक्शा वाला, ये सभी लोग क्या करते हैं? फिजिकल एफर्ट्स लेते हैं। लेकिन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब लोग क्या करते हैं? फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं या मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं? ये मेंटल एफर्ट ज्यादा लेते हैं। चाहे वो फिजिकल एफर्ट्स हो या मेंटल एफर्ट्स हो, दोनों भी एफर्ट जब किए जाते हैं with the aim to produce the goods and services, when the aim of doing such efforts is to produce the goods and services for a consideration, for a consideration, यानी किस चीज के लिए? पैसे के लिए। consideration is money, then it will be called as labor. let's say अभी समर का सीजन है और आपके घर की मोटर खराब हो चुकी है। घर की मोटर खराब हुई, इसलिए मम्मी ने बोला अरे छोटू जा बाजू वाले के यहाँ से 5 बकेट जो है पानी लेकर आओ। छोटू बाजू वाले के यहाँ गया, वहां से 5 बकेट पानी उठाकर अपने घर लेकर आया, राइट। नाउ ईच छोटू exerting or incurring physical efforts? Yes, he is incurring physical efforts, but are these physical efforts for any consideration or money? क्या मम्मी से इसके पैसे मांगने वाला है क्या? नहीं, राइट। Now whenever physical or mental efforts are done, right, without a consideration of money, those are not called as labor. Only the physical and mental efforts which are with respect to producing the goods and services for a consideration, that is money, will be called as labor. I hope the definition of labor is clear here, right? So labor includes physical as well as mental efforts. Now what are the characteristics of labor? First is human effort, right? First point here is human effort, right? Ultimately what is required to do a labor? A human is required, right? कोई रोबोट अगर कोई फिजिकल एक्सर्शन या फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल एफर्ट ले रहा है, that will not be called as labor. For anything or for any physical or mental effort to be called as labor, there has to be a human being, there has to be a living human being. एक इंसान ही है जो एफर्ट करेगा, उसे हम लेबर बुलाएंगे। रोबोट जो करता है उसे हम लेबर नहीं कहते। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर इज पेरिशेबल, राइट। व्हाट डू मीन बाय पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल? पेरिशेबल यानी विद पेरिशियस विद टाइम, जो वक्त के साथ खत्म हो जाता है, राइट, जो वक्त के साथ खत्म हो जाता है उसे हम कहते हैं पेरिशेबल। एनीथिंग विच goes away with time is called as perishable, right? With respect to time, right? वक्त के साथ जो खत्म हो जाता है that is called as perishable, right? और जिस चीज की कोई लाइफ नहीं होती, right, जिसका लाइफ का कोई इशू नहीं है, those are called as non perishable. Now perishable and non perishable. Now here we are saying that labor is perishable, right? ऐसा क्यों? लेट्स से ये है रामू काका, राइट। रामू काका को जो है वो मैंने 20 अप्रैल 2020 को सुबह 9 बजे काम पे बुलाया है ऑफिस पे,
और उन्हें बोला है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपको ऑफिस पे काम करना है। इसके लिए मैं आपको एक दिन का वेज जो है वो 500 रुपीज़ दूंगा, राइट। लेकिन 20 तारीख को जब मैंने जो है रामू काका को सुबह जब बुलाया, उस दिन मैं ही ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच सका। मैं ऑफिस पहुंचा दोपहर के 1 बजे, राइट। आई रीच द ऑफिस ऑन 1 AM, राइट। नाउ कैन आई आस्क रामू काका to work extra 4 hours, that is till 9 p.m. But of course no, right. Secondly, will Ramu Kaka take lower wage of let's say 300 for working right from 1 p.m. till 5 p.m., that is 4 hours? But of course no. क्या रामू काका 300 रुपये लेंगे? बोले जाने दो, सेठ तुम आए नहीं, तुम 9 बजे आने वाले थे, मैं 9 बजे आ गया, 9 बजे से 1 बजे अब तुम आ रहे हो, 4 घंटे काम है, काम करो, 300 रुपये वेजेस दे दो। But of course no. Now this time between 9 a.m. to 1 p.m. Now these labor hours have gone forever, right. Now this time gone once is gone forever, right. Now you cannot bring this labor hours back, क्योंकि वक्त एक बार चला गया तो फिर से नहीं आता। इसीलिए बोल रहा हूँ ये वक्त अभी है, लॉकडाउन है, पोस्टपोन हुई एग्जाम, सब समझ सकता हूँ, लेकिन अभी भी वक्त है, पढ़ाई अच्छे से करो, राइट। सो लेबर आर गॉन वंस आर गॉन फॉर एवर। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? राइट। नेक्स्ट पॉइंट, labor is inseparable from laborer, right. ये कौन है? लेबर। इट इज द लेबरर, इज द लेबरर हु ब्रिंग्स इन लेबर। अगर लेबरर ही ना हो तो लेबर हो सकता है क्या? बट ऑफ कोर्स नहीं। यानी लेबर के लिए मेन क्या लगता है? लेबरर। इसीलिए क्या हम लेबरर को और लेबर को अलग अलग कर सकते हैं, या फिर दोनों साथ में रहेंगे तभी लेबर हो सकता है? जब लेबरर होगा तभी लेबर होगा, जब कुली होगा तो ही लेबर होगा। अगर कुली ही नहीं तो लेबर कहाँ से होगा? समझ में आई बात? इसीलिए लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर। नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये जमीन की जैसे पैसिव है कि आके बस बैठ गए? नहीं। लेबर को आप काम बोल दो फैक्ट्री में, इन 12 घंटे में आपको ये काम करना है, वो आता है फटाक से अपने दिन की शुरुआत से सभी चीज़ों को, बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके प्रोडक्शन का काम शुरू करता है, राइट। सो लेबर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यही वो कड़ी है, यही वो पार्ट है, यही वो फैक्टर है जो बचे हुए सभी फैक्टर्स को इकट्ठा करके प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू करता है। लेबर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। लेबर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर का मतलब क्या है यहाँ पे, राइट। देखो दो व्यक्ति, राइट, ये कूली है, ये सीए है, इसके फिजिकल एफर्ट्स की तैयारी ज़्यादा है, लेकिन सीए की मेंटल वर्ड्स या मेंटल एफर्ट्स करने की तैयारी ज़्यादा है, राइट। ही इज ऑल्सो डूइंग लेबर, ही इज ऑल्सो डूइंग लेबर, राइट। लेकिन इसका लेबर इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एफर्ट और सीए का एफर्ट्स इज इन द फॉर्म ऑफ मेंटल एफर्ट्स। सो कैन आई से बोथ द laborer are having different kinds of labor, right. So labor power differs from laborer to laborer. जो कूली कर सकता है वो सीए नहीं कर सकता, जो सीए कर सकता है वो कूली नहीं कर सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज all labor may not be productive, right. all labor may not be productive। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ कुछ सिंपल सिंपल सादे सादे एग्जांपल समझने हमें, ताकि हम चीज़ें समझ सकें। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने आप को, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेना है। लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव। लेट्स से
बाजीराव की तलवार पर और सर के ड्राइंग पे संदेह नहीं करते, राइट। ये है गंगूबाई, राइट, और ये है शांताबाई, राइट। गंगूबाई शांताबाई ये दोनों भाई है, राइट। ये दोनों भी घरों में जाकर काम करते हैं, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, वगैरह वगैरह, राइट। शांताबाई जो है, शी इज वेरी प्रॉम्प्ट एट डूइंग हर वर्क, राइट। हर चीज ठीक तरह से धोना, कपड़े ठीक तरह से धोना, बर्तन ठीक तरह से धोना, उन्हें अच्छे से साफ करना, फिर पोंछना और फिर रखना। और गंगूबाई जो है वो कामचोर है। कौन है? कामचोर, राइट। कपड़े भी आधे अधूरे धोएंगे, ठीक तरह से उसे ब्रश भी नहीं करेंगे, ठीक तरह से उसे सुखाएंगे नहीं, बर्तन भी ठीक तरह से नहीं धोएंगे, राइट। सो इन दोनों के मुकाबले क्या लगता है आपको, दोनों में से ज्यादा प्रोडक्टिव कौन है, ज्यादा इनप्रोडक्टिव कौन है, राइट। बट ऑफ कोर्स शांताबाई इज मोर प्रोडक्टिव, राइट, एंड गंगूबाई इज लेस प्रोडक्टिव। Yes or no, right? Now this difference between productiveness of both the labor is called as all labor may not be productive. Some may be productive, some may not be productive. Is this point clear? Is this point clear? Next, labor has poor bargaining power, right? Normally जो लेबर है दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले उनका रिवॉर्ड काफ़ी कम होता है। सी द लैंड, लैंड का जो रेंट है, लैंड की जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो गुड, बट लेबर इज ओनली द फैक्टर विच हैज लो बार्गेनिंग पावर। नॉर्मली जो लेबर करते हैं, जो वर्क करते हैं, उन्हें उनकी जो बार्गेनिंग पावर्स होती है कम है, इसलिए उनकी सैलरी जो है उनके मुकाबले कम है। क्या रिलायंस में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की सैलरी मुकेश अंबानी की 1% भी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग रिलायंस चलाते हैं, वो भी उस सैलरी पे जिस सैलरी पे मुकेश अंबानी चलाना चाहे, राइट। इसीलिए इससे क्या साबित होता है कि उनके पास बार्गेनिंग पावर उतनी नहीं होती। जो जैसा काम जिस रेट पे, जिस वेजेस पे दिया गया है, उतने ही वेजेस पे उन्हें काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, लेबर इज मोबाइल। लेबर इज मोबाइल यानी देखो मेरे दो प्लांट है, राइट। एक प्लांट है परभनी में, राइट, और दूसरा प्लांट है लातूर में, राइट। और ये जो लेबर है मेरे इस परभनी के प्लांट पे काम करता है, राइट। लेट्स से ड्यू टू सम और द अदर रीजन द प्रोडक्शन इन द परभनी इज क्लोज्ड फॉर 2 months, right? Can I move this labor to my Latur plant for next 2 months? Yes or no? Is it possible to move the labor? हाँ या ना? But of course, it is very much possible to move the labor from one place to another. Why? Because land is immobile, but labor is mobile. That means you can move the labor from one place to another, right? लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें, लेबर उतना मोबाइल नहीं है, उतना चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे, जिस माहौल में रहता है उसकी आदत हो जाती है, राइट। बहुत से दोस्तों को देखा होगा कि वो जो है, बहुत से बड़े भाइयों को, उनके दोस्तों को देखा होगा कि वो पुणे रहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप जो है अपने अपने होम टाउन में, परभनी में, लातूर में, औरंगाबाद में, इन्हीं जगह पे रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की रहनी सहनी, वहाँ की जगह की, क्लाइमेट की आदत हो चुकी होती है, राइट। जो व्यक्ति मुंबई में रह सकता है वो छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में नहीं रह सकता। जो व्यक्ति छोटे कस्बों में रह सकता है वो मुंबई जैसे फास्ट शहरों में नहीं रह सकता, राइट। सो ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रीजन है जहाँ पे हम बोल सकते हैं लेबर इज इमोबाइल, but practically we can move labor from one place to another, hence labor is also considered to be mobile, right. There is no rapid adjustment for supply of labor to the demand for it, right. इस पॉइंट को बड़ी आसानी से मैं समझाता हूँ, राइट। हमारी जो मॉम होती है, मॉम, राइट, हमारे पिताजी का हमारा ध्यान रखो मत रखो, मतलब काम करने वाली जो बाई है ना उसका बहुत ध्यान रखती है, राइट। अगर आप उनके स्पीड डायल पे देखो, स्पीड डायल पे 1 नंबर पे किसका नंबर रहेगा, तो बाई का नंबर रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि काम वाली बाई नहीं आई तो काम कौन करेगा, राइट। इसलिए काम वाली बाई तो चहा देऊ का, जेवायला काय देऊ का, खायला काय देऊ का, अजून काय पाहिजे तर सांगा, काय लागलं तर सांगा,
क्योंकि मम्मी को ये डर होता है कि ये बाई अगर छोड़ के चली गई तो दूसरी बाई कहाँ से लेकर आऊं, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर के अंदर रैपिड चेंजेस हम नहीं कर सकते। एक बाई छोड़कर चलेगी कि लगत इमीडिएटली दूसरे हमें बाई नहीं मिलती, दूसरे बाई को वापस लगाने के लिए, उसको समझाने के लिए काफी वक्त लग जाता है। इससे हमें क्या समझ में आता है? रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ शिप, देयर कैनॉट बी रैपिड एडजस्टमेंट, there cannot be rapid adjustment of supply of labor to the demand for it. Is this point clear? Next point is choice between hours of labor and hours of leisure, right? जब तक लेबर सेटिस्फाई नहीं होता, राइट, इस पॉइंट को समझाता हूं मैं। ये जो लेबर है, राइट, इसके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। इस 24 आवर्स को वो दो तरीके से बिताता है, एक होता है लेबर और दूसरा होता है लेजर, राइट। कितना घंटा वो लेबर करेगा और कितना घंटा वो लेजर लेगा, चाहे 12 घंटे काम करेगा, 12 घंटे आराम करेगा, ये वो डिसाइड करता है, राइट। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता, जब तक उसके वांट सेटिस्फाइड नहीं होते, उतना ज्यादा लेबर है, उतना ज्यादा काम करने के लिए वो तैयार होता है। लेकिन एक बार उसका जो वांट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो एक बार फुलफिल होगी, फिर उस सिनारे में वो अपने लेबर आवर्स बढ़ाने के लिए रेडी नहीं रहता और अपने लेजर से आराम का वक्त सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं रहता। इसी वजह से जो सप्लाई ऑफ लेबर है या फिर सप्लाई कर्व है लेबर की, वो बैकवर्ड बेंडिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। शायद ये पॉइंट आपने 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के सप्लाई चैप्टर में पढ़ा होगा, इन एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, राइट। इन दिस सी फाउंडेशन आल्सो वी हैव सीन exception of supply, right? In case of exception of supply, right, labor is considered to be an exception because the supply curve in case of labor is backward bending. जब तक उसके नीड सेटिस्फाई नहीं होते तब तक जो है बढ़ते हुए रेट पर लेबर सप्लाई बढ़ता है, लेकिन एक बार वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप लेबर आवर्स बढ़ाते जाओ, लेकिन फिर भी जो है सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ता। Is this point clear? So these are all the characteristics of labor. I hope the discussion and the points are very much clear. Next point is capital. Capital is that part of wealth which is utilized for the further production of wealth. That part of wealth utilized for further production of wealth. Capital is a produced means of production or man-made factor of production. Hence, wealth is a broader concept and capital is a narrow concept, right? Now, this is my wealth. वैसे I am very poor fellow, right? बहुत गरीब आदमी हूँ मैं. Now, this is capital. Now, it is the part of the wealth. ये कौन सा है मेरा part पूरा? ये क्या है? पूरा क्या है मेरा? wealth. Now, इस wealth में से ये जो circle part है, right? ये जो circle part है, this circle part of the wealth which is invested in the business, which is invested in business, is nothing but your capital. Is nothing but your capital. The part of the wealth which is invested in business for further, हम जो business में है पैसा क्यों लगाते हैं? ताकि उस पैसे से हम मुनाफा कमा सके और हमारी वेल्थ को और बढ़ा सकते हैं। द पार्ट ऑफ द वेल्थ विच इज इन्वेस्टेड टू फर्दर क्रिएट द वेल्थ, राइट। ये पैसा, ये कैपिटल हम बिजनेस में लगाकर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके हम उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमा के फिर से वही प्रॉफिट और वही कैपिटल को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे कंटिन्यू बेसिस पे करते जाएंगे और हमारी वेल्थ को बढ़ाते जाएंगे, राइट। सो व्हाट इज कैपिटल? Capital is that part of the wealth which is utilized for further production of wealth. इसलिए बिगर टर्म कौन सा है? देखो, बड़ा सर्कल कौन सा है? वेल्थ का। वेल्थ का छोटा सा पार्ट या अंदर का सर्कल कौन है? कैपिटल है, राइट। सो विच इज अ बिगर टर्म, राइट? वेल्थ। विच इज अ नैरो टर्म? कैपिटल। इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट? एंड वेल्थ इज नथिंग बट द मनी। ना हु मेड मनी? क्या इंसान ने बनाया कि भगवान ने बनाया? बट ऑफ कोर्स इंसान, राइट? So what kind of factor of production it is? It is a man-made factor of production. Is this point clear? Is this point clear? Now next heading is types of capital, right? Now let's look into the different types of capital, right? So first is fixed capital. The capital which remains fixed irrespective of its output is called as fixed capital, right? Or the capital which we invest
वंस इन कैपिटल एसेट्स, जो पैसा हम हमारे कैपिटल एसेट्स में लगाते हैं, दैट इज नथिंग बट योर फिक्स्ड कैपिटल. व्हाट आर द कैपिटल एसेट्स? मशीनरी, लैंड मशीनरी, सॉरी, मशीनरी, लैंड, ऐसे जो फिक्स्ड एसेट के कैपिटल एसेट के अंदर हम जो हमारा पैसा, क्या हम फैक्ट्री बिल्डिंग रोज रोज बनाते हैं या एक बार बनाते हैं? क्या हम फैक्ट्री की लैंड एक बार लेते हैं या रोज रोज लेते हैं? बट ऑफ कोर्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये जो फिक्स्ड एसेट है इसमें हम पैसा एक ही बार लगाते हैं, राइट? क्योंकि हम पैसा इसमें एक ही बार लगाते हैं, रोज रोज इसमें हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं. तो ये जो कैपिटल जो इस फिक्स्ड एसेट के अंदर, इन कैपिटल एसेट के अंदर इन्वेस्ट होगा, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट. नेक्स्ट टाइप इज सर्कुलेटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, वर्किंग कैपिटल. जो रोजाना प्रोडक्शन करने के लिए जिस कैपिटल की हमें जरूरत होती है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट? रोजाना 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1 लाख रुपीस कैपिटल की जरूरत है. किस लिए? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर पेमेंट के लिए, राइट, टूल्स इक्विपमेंट्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो कुछ भी सामान इसमें लगेगा उसके लिए 1 लाख रुपए हमें लगने हैं, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ये 100 गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे. इन 100 गुड्स को प्रोड्यूस करके 1.5 लाख रुपीस के 1.5 लाख रुपीस में हम सेल करेंगे. सेल करने के बाद ये पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा, राइट? व्हेन वी रिसीव द मनी we will again invest this 1.5 lakhs into raw material, again produce goods, again sell them, again receive money, again reinvest in materials, again produce goods, again sell them, right? So it is a circulation process, right? Where from first, where शुरुआत होती है कैपिटल से, शुरुआत होती है कैपिटल से, right? Now this capital is invested into raw material, right? Now this raw material is converted into finished goods. Finished goods are sold and converted again into capital, right? Capital into raw material into finished goods into capital again into raw material. So एक साइकिल यहाँ पे जो है वो चलती रहती है. ये जो पैसा ऐसी चीज़ों में, रॉ मटेरियल में, सर्कुलेशन में लगता है, जिसे हम बार बार यूज़ करके, सर्कुलेट करके गुड्स और प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, फिर से पैसा लेते हैं, फिर से इन्वेस्ट करते हैं, फिर से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं. ये जो पैसा हम बार बार बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं सो एज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग और वर्किंग कैपिटल, राइट? इज दिस पॉइंट क्लियर? Is this point clear? Right? Next point is real capital. What do you mean by real capital? The capital invested in the real assets of the company are called as real capital. What are the real assets? Plant and machinery, factory and building, etc. ये जो real assets है, right? इसके अंदर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, it is called as real capital, right? Next point is human capital. लेबर और मैन पावर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि एक आईटी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके इंजीनियर्स, राइट? सो इंजीनियर्स के लिए इतनी सुख सुविधा, इतने कंसेशन, इतना सब कुछ वो चीज़ें लेके आते हैं, तो वो अपना कैपिटल क्या करते हैं, अपने ह्यूमन में, अपने इंजीनियर्स में इन्वेस्ट रखते हैं, राइट? ये जो ह्यूमन मैन पावर है, ये जो इंजीनियर्स है, ये जो लोग हैं जो आईटी कंपनीज को चलाते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द आईटी companies. Next is, what do you mean by tangible capital? Tangible capital is which we cannot see, touch and feel. जैसे कि example, goodwill, patents, copyrights. Now these are the capital which you cannot touch, feel and see, right? So these are the examples of tangible capital. Next, individual capital. Capital of a person, of an individual or an individual person is called as individual capital, or you can also call it as personal capital, right? Ambani ka paisa is his personal capital, right?
मेरा पैसा इज माय इंडिविजुअल कैपिटल, आपका पैसा इज योर इंडिविजुअल कैपिटल। किसी एक व्यक्ति का जो भी कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल कैपिटल। द पर्सनल कैपिटल ऑफ अ पर्सन is called as individual capital. Next is social capital. Capital which is collectively owned by the society is called as social capital. इसमें एग्जाम्पल आते हैं डैम, रोड्स, ये सब किससे बनता है? ये हमारे पैसों से बनता है, राइट? क्या हम सभी लोग, क्या सभी हम देशवासी कलेक्टिवली इस सोशल कैपिटल के ओनर्स हैं? यस। इज द सोसाइटी द ओनर ऑफ दिस? यस। हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल कैपिटल। जैसे गार्डन हो गए, फिर आपके डैम हो गए, रोड हो गए, इनका मालिक कोई एक नहीं है, पूरी सभी लोग हैं। आर ऑल दिस पॉइंट्स क्लियर? राइट। नेक्स्ट इज capital formation. After completing the discussion of what are the different types of capital, what do you mean by capital, now let's move our head towards capital formation, right? So ये जो capital formation का ये जो concept है capital formation का, right, काफी आसान है अगर आप ध्यान से समझोगे। इसे सबसे पहले क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को इनकम अराइज होती है, इनकम इनकर होती है, राइट? ये जो इनकम होती है इसमें से वो कुछ सेविंग्स करता है, राइट? इन सेविंग्स को यूज करके वो उसे मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज करना यानी क्या करना? उसे LIC में, म्यूचुअल फंड में, या फिर बैंक्स के डिपॉजिट्स में, राइट, इन्वेस्ट करना। इस डिपॉजिट किए गए पैसे का ये जो LIC, म्यूचुअल फंड है या फिर बैंक से क्या करती है, इसे एडवांस करती है या फिर लोन देती है। लोन किसे देगी? वो बिजनेस को देगी, राइट? LIC, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिट्स में से जो लोन मिलता है बैंक को, बिजनेस को, इसका इस्तेमाल करके फिर से वो क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, राइट? इन प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज से फिर से सोसाइटी को क्या मिलेगा? इनकम, राइट? पहले इनकम होता है, इनकम में से सेविंग होती है, सेविंग को मोबिलाइज किया जाता है, फिर उसे हम मोबिलाइज करने के बाद उसे इन्वेस्ट करते हैं। किए गए मोबिलाइज फंड्स को हम फिर से इनडायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होने के बाद उसके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर से प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज इनकम क्रिएट करते हैं, फिर से हम वापस सेविंग्स में जाएंगे, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज अ सर्कुलर एंड अनएंडिंग साइकिल। इस तरह से किसी भी इकोनॉमी में जो है कैपिटल क्रिएट होता है, राइट? किसी भी देश के अंदर इस तरह से जो है कैपिटल क्रिएट होता है। सबसे पहले इनकम है, इनकम से सेविंग्स है, सेविंग को बचा के मोबिलाइज करना है, मोबिलाइज किए गए फंड बिजनेस में इन्वेस्ट होते हैं, और ये बिजनेस क्या करते हैं? इसका कैपिटल असेट्स में इसे इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल असेट्स में इन्वेस्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके फिर से लोगों को इनकम अकर होती है, जिसमें से सेविंग करके फिर से मोबिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, राइट, ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? सो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स sustained increase in capital, right? Or you can say sustained increase in capital. कैपिटल को बढ़ाने की ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, टूल्स एक्सेट्रा व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। देखिए किस तरह से हमने कैपिटल फॉर्मेशन के माध्यम से इन कैपिटल एसेट्स को बढ़ाया है, राइट? जितनी बार हम कैपिटल फॉर्मेशन की साइकिल घुमाएंगे उतनी बार नए नए कैपिटल एसेट्स इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। द हायर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हायर वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। जितना ज्यादा हम जो है कैपिटल गुड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? स्टेजेस में सबसे पहले है सेविंग्स, सेविंग्स को फिर हम मोबिलाइज करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, राइट? एंड उसके बाद हम करते हैं उसका इन्वेस्टमेंट। The basic factor on which the capital formation depends is the ability to save. Capital formation is nothing but function of saving. C is function of S, right? That means capital formation is dependent on the independent variable, that is saving. No saving, no capital formation, right? Higher the income, higher would be the savings. Savings would be higher if your income is higher.
If you don't have income, but of course you'll be forced to spend your entire income on consumption, right? Next is mobilization of saving. Mobilization of saving refers to investment of the savings in such a way which would facilitate the capital formation. मोबिलाइज यानी पैसों को कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करना जो हेल्प करेगी कैपिटल फॉर्मेशन में, जैसे कि LIC में डालना, फिक्स डिपॉजिट्स में डालना, म्यूचुअल फंड्स में डालना, राइट? नेक्स्ट, investment. The process of capital formation gets completed only when the real savings get converted into real capital assets. ये जो पैसे आप मोबिलाइज किए हो, इसको इन्वेस्टमेंट जो LIC वगैरह क्या करती है, फिर से बिजनेस असेट्स में करती है, जो उसका यूज करके फिर से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और फिर से इनकम आकर होती है, फिर से सेविंग होती है. इस तरह से ये जो प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का, ये लगातार जारी रहता है. आई होप दिस पॉइंट ऑफ capital formation is also clear, right? Here we complete the discussion on factor of production, capital. Now the next factor of production here is entrepreneur. This is one of the most important factor. This is the factor which brings all the rest of the factors of production together to produce the goods and services. आइडिया एंटरप्रेन्योर से शुरू होती है और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके प्रोडक्शन करने का काम कोई करता है तो वो है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ बिजनेसमैन, राइट? जो बिजनेस की आइडिया लेकर आता है. अ पर्सन हु ब्रिंग्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर to produce the goods and services with the help of the entrepreneur's skills for the motive of profit is also known as entrepreneur. An entrepreneur can also be known as organizer, risk taker or manager, or you also can call him as a businessman, right? Why he does all this ताम झाम? To earn profit. कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए करेगा ताकि वो प्रॉफिट ना कमाए? नहीं. हर एक प्रोड्यूसर इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ताकि उसमें से वो प्रॉफिट कमा सके, ताकि उसमें से वो फर्दर वेल्थ को क्रिएट कर सके, राइट? सो ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, राइट, who is the main person or who has the main idea behind producing the goods and services. जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस होने हैं, कैसे बनने हैं, कब बनने हैं, कितने बनने हैं, कैसे बनाने हैं, इस सब चीज़ों का निर्णय जो है वो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर करता है. एंटरप्रेन्योर तय करता है कि किस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस की जाएगी, कितनी, कब और कैसे, राइट? सो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नो एंटरप्रेन्योर, नो आइडिया, नो प्रोडक्शन, राइट? So entrepreneur is the person who brings in the idea and brings all the factors of production together to produce the goods and services, right? Now what are the functions which an entrepreneur has to carry out, right? First is initiating the business enterprise and resource and coordination. ये जो आइडिया जो है बिजनेस का, ये आइडिया जो दिमाग में आएगा ना, तभी जाकर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाएगा, राइट? बिजनेस का जो आइडिया है, इनिशिएट करना है, बिजनेस चालू करना है, तो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कोई भी जो फैक्टर है, लेबर खुद से चालू नहीं करेगा, लेबर आकर काम कर लेगा, राइट? लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का, बिजनेस को इनिशिएट करने का, प्रोडक्शन प्रोसेस को चालू करने का काम किसे करना पड़ता है, तो वो है एंटरप्रेन्योर. सो ही इज द स्टार्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग और अनसर्टेनिटी बेयरिंग, राइट? किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करके मान लो कल को लॉस हो गया, नुकसान हो गया, राइट? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और मार्केट में उसकी सेल वैल्यू कम हो गई, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसमें लॉस होगा. तो ये जो लॉस होता है, ये जो अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में, इसे बेयर कौन करता है? एक एंटरप्रेन्योर बेयर करता है, राइट? इनोवेशन, राइट? इनोवेशन करने का काम भी, फंक्शन जो है, ये एंटरप्रेन्योर पे होता है, राइट? अगर एंटरप्रेन्योर ठीक समय पे अगर इनोवेशन नहीं करता है तो उसकी वजह से जो भी रिस्क अराइज होगी उसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहेगा. इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल मैं देख सकता हूँ, नोकिया और ये होता है, राइट? जब मैं स्कूलिंग की 10th में था या फिर लास्ट ईयर था मेरा स्कूल का, उस वक्त नए नए मोबाइल का ट्रेंड आया था, राइट? मुझे आज भी याद है कि 2010-11 तक नोकिया वॉज द लीडिंग मोबाइल कंपनी इन इंडिया. 2011-12 तक, राइट? 90%, 90 का 95% हैंडसेट्स अगर आप ले लो मोबाइल के, वो सारे नोकिया ब्रांड के थे, राइट? अचानक से क्या हो गया कि नोकिया मार्केट में से चला गया और नोकिया कंपनी ही बिक गई, राइट?
इनोवेशंस करना बहुत जरूरी है और ये एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है। अगर वक्त रहते अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इनोवेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो एंटरप्रेन्योर की है, राइट। सो जैसे ही एंड्रॉइड सिस्टम्स आए, एंड्रॉइड सिस्टम को अडॉप्ट करने से नकारा किसने? नोकिया ने। और इसकी वजह ये हुई कि नोकिया मार्केट से आउट हो गया और इनोवेशन की वजह से सैमसंग बिकेम द मार्केट लीडर, राइट। उसके बाद काफी ब्रांड्स है, वो बात अलग है, लेकिन नोकिया का ये एक जो एग्जाम्पल है वो क्या बतलाता है कि इनोवेशन की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर इसमें चूकता है तो इनोवेशन नहीं करने की वजह से उसे खामियाजा या लॉस हो सकता है, या हो, राइट। हम आज काफी सारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करके चैट करते हैं, राइट। क्या आपको पता है चैट की ये सर्विस पहली बार इंटरनेट में लाने वाला कौन था? तो याहू था, राइट। मेल सर्विस पहला लाने वाला कौन था? तो याहू था, राइट। मुझे आज भी याद है कि 2005 में हम याहू मैसेंजर यूज करके चैट करते थे, राइट। So that was the first time when chat was introduced, right? So that was the thing when they started. Don't you think? आज उनके सोशल मीडिया पे उनके ऐप ही सबसे आगे रहने चाहिए थे, लेकिन आज क्या बात है, याहू का कहीं अस्तित्व नहीं और याहू कंपनी बिक गई। एक जमाने में जो कंपनी सबसे बड़ी थी, एकमेव कंपनी थी जो इस सर्विसेज के अंदर, आज वही कंपनी उस एरिया में नहीं टिक पाई। क्यों? क्योंकि उनके एंटरप्रेन्योर फेल टू मेक इनोवेशंस, राइट। सो this is the most important functions of entrepreneur: initiating business, risk bearing, and innovations. Right. Next is enterprise objective and constraint. ये तो हो गए एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो है, जो अपना एंटरप्राइज चलाता है, जो बिजनेस चलाता है, उस बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हेतु है और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है, राइट। ये अभी हमें यहाँ पर समझना है, जिसके अंदर पहली शुरुआत है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव से, राइट। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव को हम कह सकते हैं वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव, राइट। नॉर्मली किसी भी स्टूडेंट को अगर आप पूछो, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ही वुड से प्रॉफिट। सर बिजनेस का मेन एम तो प्रॉफिट है, so profit has to be the main objective or organic objective of the business. But my friends, this is really wrong. The organic objective of a business should be survival, right? अगर आप मार्केट में सर्वाइव करोगे तो ही आप जो है वो टिक पाओगे और प्रॉफिट कमा सकोगे, राइट। क्या आपको कोई भी ऐसा बिजनेस मालूम है जहां पर बिजनेस लगाते ही आज ओपनिंग की और पहले ही दिन से प्रॉफिट चालू हो गया? या फिर ये बोलते वक्त सुना है कि पहले शुरुआत में बिजनेस को सेट होने देना पड़ता है, सेट होने के बाद धीरे धीरे अपने आप प्रॉफिट जनरेट होने लगता है, राइट। सो सेट होना पहला गोल है, तो फिर प्रॉफिट पहला गोल कैसे हुआ? बात समझ में आ रही है? इसीलिए पहला गोल क्या है? सेट होना। सेट होना है यानी क्या? सर्वाइव करना। इसीलिए सर्वाइवल इज द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. Profit is the basic objective of the business, but organic objective states that survival is the basic objective. Enterprise cannot earn profit if it is unable to survive. Survival here means enterprise should be able to recover at least the cost incurred in the production of the goods and services. जितना मिनिमम वो वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहा है, कम से कम उतना तो भी उसे रिकवर करता आना चाहिए. Once an enterprise is assured of its survival, it will aim at profit growth and expansion later on. एक बार वो सर्वाइव होगा, एक बार वो मार्केट में टिक गया, फिर जाकर आप प्रॉफिट कमाने के तरीके देख सकते हैं. Organic objective is rightly defined by R.L. Morris in his book The Economic Theory of Managerial Capitalism 1964. The theory of Morris is focused on balanced growth, right? Morris की theory जो है वो बैलेंस ग्रोथ के ऊपर बात करती है, राइट. यानी बैलेंस ग्रोथ में उनका कहना है कि प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ मेन सर्वाइवल का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. The theory of big firms where the company's ownership is different from the management also talks about the organic objective, right? जहाँ पर मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है, तो मैनेजमेंट का ज्यादा ट्राई यही रहता है कि कितने दिन तक कितने अच्छे से हमारे बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हैं. उनके लिए पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज फर्स्ट फॉर गेटिंग द business survived, then later on they target on the profits. As the management focus on survival and shareholders focus on profit. Ownership management अलग है, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स के पास वो हमेशा क्या चाहते हैं? प्रॉफिट चाहते हैं, राइट. लेकिन जो मैनेजमेंट होता है उनका फोकस किसके ऊपर होता है? सर्वाइवल के ऊपर. अगर सर्वाइव करें तो ही प्रॉफिट हो पाएंगे. Hence the theory puts a proper link between these two objectives of survival and profit.
So what is the basic or organic objective, right? The organic objective of an enterprise is nothing but survival. Next is economic objective. Once you survive in the market, then your enterprise can target profits, or you can say then it can fulfill its economic objective. जो आपका मेन उद्देश्य है पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना, उसके ऊपर आप बाद में काम कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो बेसिक है टिकना जरूरी है, मार्केट में सर्वाइव करना जरूरी है। एक बार आप मार्केट में सर्वाइव हो गए, देन यू कैन टारगेट योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दिस फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज, बट ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, राइट? द ऑब्जेक्टिव एम्फोसिस ऑन प्राइसिंग पॉलिसी सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, राइट? एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से आता हो। अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अगर आता है तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड accounting profit, right? So for understanding economic profit and accounting profit, we need to understand the difference between economic cost and accounting cost, right? What is profit first? Profit is equal to total revenue, TRNA total revenue minus total cost, right? TRNA total revenue, TCNA total cost, right? Now there are two types of profit. One is economic profit, another is अकाउंटिंग प्रॉफिट, राइट? दोनों के अंदर फॉर्मूला सेम है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट? लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट की, राइट? इकोनॉमिक प्रॉफिट्स में ये जो टोटल कॉस्ट होता है बच्चों, इट इंक्लूड्स टू थिंग्स। वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट? और second is implicit cost, right? So total economic cost are explicit cost plus implicit cost. What is explicit cost? You can also call them as accounting cost. Cost which we actually incur and account for are called as explicit cost. Example, electricity bill. क्या हम इस कॉस्ट को एक्चुअल में एंटर करते हैं? यस। क्या हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्चुअल में पे करते हैं? यस। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो गया? एक हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट होगा जो हम एक्चुअल में इनकर करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? टी एक्सपेंसेस, राइट? सैलरी, वेजेस, राइट? वो सारे खर्चे जो आपके P&L में आते हैं वो सारे क्या हो गए? अकाउंटिंग कॉस्ट हो गए। नाउ दीज आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, these are the explicit cost which are included in the economic cost. इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, they also include implicit cost. What do you mean by implicit cost? देखो एग्जांपल देखो, implicit cost is nothing but also called as your opportunity cost, right? If the factors of production are not used in the business and they were used elsewhere, what could have been the best possible outcome for it? Let's say this is a building, right? Now this building is used for your own business, right? So when you are using for your own business, do you get rent? Do you get rent on it? But of course no. But of course no. But if you give this building on rent, right? So you will be incurring income from rent, right? Let's say you are using this building for your business, but if you are going this business for rent, you are generating a rent of rupees 2 lakh per annum, right? You are generating a rent of 2 lakhs per annum. Now that you have used this business, now if you had given this business on rent, आपको 2 लाख कमाने का मौका था जो आप गवा चुके हैं, राइट? सो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम कितने एफिशिएंटली हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। कितने एफिशिएंटली हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ये जानने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को अगर कहीं हम और जगह पे लगाते, और जगह पे इन्वेस्ट करते, तो उसमें से क्या आउटपुट आता, उसका भी कॉस्ट हमें जोड़ना चाहिए। तो जो हम एक्चुअल खर्चा कर रहे हैं वही, और साथ साथ
जो ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि हमने जो बिल्डिंग है खुद के बिजनेस के लिए की है, ये जो रेंट मुझे मिल सकता था, दिस इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, यानी बिजनेस का अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक कॉस्ट. Is this point clear? Is this point clear? Right? So, economic profit. ये बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की बात नहीं है. इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में क्या आते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारे फैक्टर यूज कर रहे हैं, अगर कोई और डिप्लॉय होती तो उसमें से क्या उसको इनकम होती. इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी माय अकाउंटिंग कॉस्ट. इन दोनों को मिलाकर बनता है टोटल कॉस्ट अंडर इकोनॉमिक, एंड माइनस टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट द इकोनॉमिक प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? Is equal to total revenue minus total cost. Now this total cost under accounting profit only includes explicit cost. यानी यहाँ पर जो है हम implicit cost को consider नहीं करते, right? जब अभी हम business की accounting करते हैं, right? Whenever we prepare the balance sheet or whenever we prepare the profit and loss account, under the profit and loss account, do we take rent which is not yet received or rent on the building? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो बिल्डिंग हम हमारे बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्डिंग किसी और को रेंट पे दी जा सकती थी, राइट? अगर किसी और को दे सकते थे, अगर किसी और को दी होती तो उसके अंदर से हमें 2 लाख रुपए रेंट आता. क्या हम ऐसे 2 लाख के एडजस्टमेंट को हमारे P&L के डेबिट साइड में लिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखते, राइट? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो हमारे खुद के बिजनेस के लिए यूज किए हैं, हम उसको हम अकाउंट्स में इनकर नहीं करते, हमारे अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लेते. इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर हम जो है सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसीडर करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कंसीडर नहीं करते. इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? देखिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, राइट? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. लेकिन यहाँ पे इम्प्लिसिट भी है और एक्सप्लिसिट भी है. तो यहाँ पर क्या है? एक्सप्लिसिट है. सो इस पे से मुझे क्या समझ में आता है? दैट accounting profit will always be greater than economic profit. Why? Because accounting profits includes only explicit cost, but जो economic profit है, that includes implicit as well as explicit cost. Is this point clear? Right? So when we are talking about profit motive of an organization, we are not talking about the accounting profit which our enterprise earns, but we are talking about the economic profit which a firm is trying to earn. So I hope the point of economic profit is very much clear, right? So जो नोट है इसके अंदर मैंने दी है, total cost on the economic profit includes implicit as well as explicit cost. Explicit cost है accounting cost which we actually incur and pay for. Implicit cost which we do not actually incur but are considered if the factors of production were used elsewhere, right? Explicit cost के यहाँ पे examples जो है क्या है? Rent if could be received on a property used for a business, salary foregone for doing a business, right? These are the examples, right? So as stated by H. Samuelson, firms that have satisfied behavior aims at profit are satisfactory. Once firm is okay with survival, then it aims at profit. Berman's theory of sales maximization states that maximizing sales is the main objective of the firm, right? But of course, अगर कंपनी का सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा. As per A. Berle and GC means firms which have distinct ownership and management have different utility with respect to profit. Ownership always aims at profit. As per Williamson model maximization of marginal utility, shareholders prefer profit, that is declaration of dividend, whereas board of directors aims at retention of profit. Sarrett and Marsh also have suggested 4 possible goals in addition to profit, that is
production, inventory, sales, and market share. Are this point clear? Right? Next objective which a enterprise has, which a business has, is social objective. Right? Do we live in vacuum? क्या हम एक समाज में रहते हैं, क्या हम अकेले में रहते हैं? Do we live on an island? Do we produce on an island and sell it to no one, or do we live in a society where we produce and give and we earn? Right? एक हिंदी में कहावत है, जिस समाज से आप कमा रहे हो उस समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए. Right? So we do not live in vacuum. The enterprise cannot operate in vacuum. Right? So enterprise grows in a society. Hence, the enterprise also has responsibility towards the society. Recently सुना होगा CSR, Corporate Social Responsibility. The government has allowed CSR under COVID-19. That is, the companies which are spending towards COVID-19 relief or research will be given concession under the Corporate Social Responsibility. What is Corporate Social Responsibility? As the companies grows in the society, they have to take responsibilities of the various challenges or problems of the society. Right? We are facing the problem of COVID-19. Hence, many of the big companies are coming forward and investing under the CSR. जैसे टाटा का आपने देखा, टाटा has given 15 crores to COVID research. Now that 15,000 crores which is given to COVID research is under nothing but the corporate social responsibility, right? So few of those social objectives which an enterprise tries to achieve is maintain supply of quality goods, right? We live in a society and we produce for the society, we are going to earn from the society. तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करके सोसाइटी में दे रहे हैं तो ज़रा वो गुड क्वालिटी. अवॉइड प्रॉफिट बाय एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, राइट? ब्लैक मार्केटिंग करना, जैसे कि अभी के टाइम पे हो रहा है. इस तरह की महामारी में भी कुछ लोगों को जो है पैसे बनाने की पड़ी है. 2 रुपये का मास्क 15 रुपये में बेच रहे हैं, राइट? सच काइंड ऑफ एंटी social practices for making profit should be avoided. Creation of employment opportunities, right? जो बिजनेस है, एंटरप्राइज है, वो सोसाइटी के लिए बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, जिससे कि अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट होगा और समाज में लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सुधर सकती है, राइट? नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, राइट? It is not only the objective of the enterprise to use the environment for his own resources for his own objective of producing the goods and services, but it is also the responsibility of the enterprise to protect the environment and the resources of our nation. So these are the various social objectives which an enterprise has to achieve. Next is human objective, right? Now human objective mainly talks about the personnel which work in the organization day and night to grow the organization. दिन रात जो लोग हमारे बिजनेस में काम करते हैं ताकि बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा सके, उसे हम कहते हैं ह्यूमन और पर्सनल कैपिटल. उसके प्रति भी एंटरप्राइज के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके प्रति भी एंटरप्राइज के जो है कुछ जिम्मेदारियां हैं, राइट? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव व्हिच हैव टू बी अचीव्ड विथ रिगार्ड्स टू ह्यूमन कैपिटल? फर्स्ट इज the particular objective talks about human resource of an enterprise, right? Fair deal for all the employees at all the levels, right? नहीं तो बहुत बार होता है इंजीनियर्स को देते हैं 10-15 हज़ार, काम उनसे 1 लाख रुपए का किया जाए, 3 बार से निचोड़ के लेते हैं. बहुत बार सुना होगा ना, पगार बहुत कम देते हैं लेकिन निचोड़ के लेते हैं. जैसे बहुत बार सीए के स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई हमें स्टाइपेंड बहुत कम होता है लेकिन काम जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉय से ज़्यादा करवाया जाता है, राइट? सो फेयर डील ऑफ एम्प्लॉय से भले वो आर्टिकल असिस्टेंट हो, उसे फेयर अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड भी मिलना चाहिए. हमारे वक्त तो 1,000 रुपये स्टाइपेंड हुआ करता था, अब जो हालात ठीक है 2,500-3 हज़ार तो भी मिल रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, development of quality and skills, right? The quality and skills of the human capital should be increased, right? The enterprise should take efforts to improve the qualities like arranging seminars, their workshops, so that qualities and skill of their manpower can be improved. Employee participation and decision making. जो टॉप मैनेजमेंट है वो जो डिसीजन है डायरेक्ट हेस्ट में नहीं लेना चाहिए. कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेते वक्त जो मैन पावर है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उन्हें जो है अपने साथ में लेकर कोई डिसीजन या निर्णय करना है, राइट? जब कभी भी लेबर को लगेगा कि टॉप मैनेजमेंट ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय हमें पूछ कर लिया है, तब जाके उनका कॉपरेशन ज़्यादा होता है. लेकिन कोई निर्णय टॉप मैनेजमेंट ले दे और सीधा ठोक दे उनके और उन्हें वो डिसीजन पसंद नहीं, तो ऐसे सिनारियो में वो कॉपरेट करने से कतराते हैं, राइट? इसलिए एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी ज़रूरी है. मेकिंग जॉब मोर इंटरेस्टिंग, right? The enterprise should also
ट्राई टू मेक द जॉब इंटरेस्टिंग। इसलिए आईटी कंपनीज में आप देखोगे तो आपके जो भाई हैं जो आईटी कंपनी में काम करते हैं उन्हें पूछो, वहाँ पे इन हाउस वहाँ पे टेबल टेनिस की फैसिलिटीज़ हैं, बैडमिंटन की फैसिलिटीज़ है, स्विमिंग की फैसिलिटीज़ है। दीज आर बट द एम्यूनिटीज विच आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज, ताकि उनको एक ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेस होता है, उस मेंटल स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए ये सारी फैसिलिटीज उन्हें मुहैया की जाती है, सो दैट दे कैन मेक द जॉब मोर इंटरेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव, राइट। हमारे देश के प्रति भी इंटरप्राइज की कुछ जिम्मेदारी होती है, राइट। काम कर रहे हैं जिस देश में, उस देश जिस देश का खाते हैं उस देश का भी, उस देश के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ या ना, राइट। अगर हम भारत के वासी हैं तो भारत देश के प्रति हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है घर बैठो, तो रिक्वेस्ट है सभी से कि आप घर ही बैठिए, राइट। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज टुवर्ड्स द नेशन, राइट। फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू वर्क एंड प्रोग्रेस, राइट। एंटरप्राइज से एम्प्लॉयमेंट बनेगी, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ेगा, इनकम से लोगों की गरीबी दूर होगी। प्रोड्यूस एज पर द नेशन प्रायोरिटीज, देश के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने प्रोड्यूस करना चाहिए। एंटरप्राइज अगर दूसरे देशों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोड्यूस करेगा तो हमारे यहाँ रहकर प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसका फायदा अगर कोई और देश को हो रहा है तो ऐसे प्रोडक्शन का भी कोई फायदा नहीं है। हेल्प इन मेकिंग द नेशन सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। वी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर सो दैट कि हमें चाइना वगैरह ऐसे देशों से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बोलना आसान है, बाइकआउट चाइना, चाइनीज लोगों को बाइकआउट करो, मोबाइल को बाइकआउट करो, ऐप्स को बाइकआउट करो, कपड़ों को, अप्लायंसेस को, ठीक है। लेकिन ये बाइकआउट तब पॉसिबल है जब हमारे पास उतना प्रोडक्शन है कि जितनी हमारी डिमांड है उसे हम सेल्फ सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेशन में तभी आती है जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है। एंटरप्राइज मदद करता है गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन करने में। गुड्स और सर्विसेज जैसे जैसे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट आ जाएगी, राइट। नाउ दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स which an enterprise looks forward in a business, right? Are all the points clear, right? Now what are the constraints or limitations in achieving these objectives, right? Constraints or limitations, or you can say hurdles in receiving, in achieving these various objectives, right? What are the different objectives which we have seen? First is organic objective, basic objective, survival objective. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो क्या क्या हर्डल्स जो है वो हमारे बिजनेस के सामने आते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। जिसमें फर्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, राइट। बहुत बार हमें सही नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती बिजनेस में, इस वजह से बिजनेस जो है वो सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पाता और उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही नहीं होता, सब हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते, राइट। बहुत बार जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं होता, स्किल्ड मैन पावर नहीं होने की वजह से प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं आती, प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं होने से हमारे जो प्रॉफिट मोटिव है हम उसे ठीक तरह से अचीव नहीं कर सकते। ये क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे प्रोड्यूस करके हम प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक यानी सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, राइट। प्रोडक्शन ऑफ अ केमिकल which is very profitable but it is dangerous for the society, right? Can it be done? नहीं। तो हमें ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट। भले ही कोई चीज़ है जो आपको बहुत मुनाफा दे रहा है, जो आपका प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है, लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो उसके ऊपर पाबंदी आ सकती है, जैसे कि गुटखा का बिजनेस, राइट। गुटखे के बिजनेस में बहुत मुनाफा है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज, राइट। अगर ठीक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो बोलने की बात ही नहीं है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक तरह से नहीं होगा। बेसिक पिलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छा रहेगा। बड़े बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसे हो पाते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट। The changes in the economic and business conditions can be brought about. The changes in the economic and business conditions can be brought about by achieving the enterprise objectives, right? Changes
इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे जिस तरह से हालात चेंज होते हैं, राइट, उसकी वजह से अब जैसे कोरोना का कोविड महामारी की वजह से 2-3 महीने 4 महीने कितने महीने पता नहीं, अब ये जो हमारा जो है बिजनेस लॉकडाउन में रहेंगे, बंद रहेंगे, बंद रहने की वजह से 3-4 महीने का फिक्स कॉस्ट उन्हें बेयर करना पड़ेगा विदाउट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट, राइट। इसके अंदर हम जो है हमारे फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो ये 3-4 महीने का फिक्स कॉस्ट का जो बोझ है वो बिजनेस के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से बिजनेस में चेंजेस आते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, इस बदलती इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से बिजनेस को काफ़ी दिक्कतें जाती है चेंज करने में और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। I hope you understand what are all the constraints or hurdles in achieving these objectives. Now, what are the different problems before an enterprise or a business, right? Problem relating to objective, जैसे hurdles हैं जो हमने देखी है अभी ऊपर। Problems relating to location and size of plant. लोकेशन कहाँ होना चाहिए, लोकेशन के हिसाब से साइज क्या होना चाहिए, साइज ऑफ प्लांट कितने प्रोडक्शन होना चाहिए, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लोकेशन उसका कहाँ होना चाहिए ये डिसाइड करना मुश्किल है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपकी रिलेशन इंडस्ट्री में कैसे हैं, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो सभी तरह से कोऑपरेशन आएगा, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो कट थर्ड कॉम्पिटिशन में हो सकता है आप इंडस्ट्री के बाहर फेंके जाओ। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, सब चीज़ें सही है लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, आपको करना है 10 करोड़ का बिजनेस लेकिन आपके पैसे 1 करोड़ है, तो क्या आप 10 करोड़ का बिजनेस सेटअप कर सकते हो क्या, नहीं। दिस आर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की किस तरह से असर्टन करें, कौन से हायरार्की पे कौन से लोगों को असाइन करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। अगर हायरार्की में कुछ भी गलती होती है तो ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है और ठीक तरह से हम गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाते और ठीक तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग, राइट, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग। बहुत बार मार्केटिंग की हमारी टेक्निक हम सोचते हैं एक है, लेकिन वो मार्केटिंग की टेक्निक जो है वो काम नहीं कर पाती, राइट। मान लो हमने डोर टू डोर मार्केटिंग करने का ठाना है और जो सेल्स पर्सनल जो है वो ठीक तरह से डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं कर रहा है, तो इस तरह से हमने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चूज की है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज यानी सब काम हो रहा है, सब सही है, लेकिन लीगल कोई कानूनी दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से बिजनेस को काम करने में दिक्कतें जा रही है। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, राइट, ये शायद पॉइंट फिर से आ गया, राइट। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मेनी अदर प्रॉब्लम्स विच एंटरप्राइज फेसेस। छोटे छोटे शॉर्ट में मैंने समझाया है, इतना इसमें रिलेवेंस नहीं है क्योंकि हार्डली इसके ऊपर कोई एमसीक्यू पूछा जाता है, राइट। इज इट क्लियर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे डेयरी प्लांट दिया है मैंने, राइट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डेयरी प्लांट, इस तरह से आप कोई भी एक प्लांट का इमेजिन करें, राइट। मैंने डेयरी प्लांट का एग्जांपल दिया है, आप कोई भी प्लांट का जो है वो इमेजिन करें और इन सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जैसे डेयरी प्लांट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, डेयरी प्लांट का लोकेशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होंगे, फाइनेंस कितना लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसे होंगे, कौन से लोग कहाँ कहाँ असाइन किए जाएंगे, हम इस चीज़ की मार्केटिंग कैसे करेंगे, कौन से लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें कंप्लीट करने हैं डेयरी प्लांट चालू करने के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैं इस डेयरी प्लांट को चालू करने से रिलेट कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह से आप कोई इंडस्ट्री का एग्जांपल लीजिए और उसके अंदर के ये सारे प्रॉब्लम्स को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज द डिस्कशन ऑन एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स, राइट। दूसरों की जैसे पता नहीं बाकी टीचर्स कैसे करते हैं, वो शायद ओवर थ्रू जाते हैं, भाग जाते हैं इन सभी थ्योरी एस्पेक्ट के ऊपर से, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं इंस्टीट्यूट का हर एक पैरा हर एक लाइन ठीक तरह से कवर करके ही आगे चलता हूँ। जब आपका प्रिपरेशन 100% है, हो ही नहीं सकता कि आपको मार्क्स कम मिले, राइट। इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट। सो इससे पहले कि मैं प्रोडक्शन फंक्शन पे आऊँ, जो कुछ भी थ्योरी है हमारी प्रोडक्शन चैप्टर की वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो अगले वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन।